मित्रों नमस्कार। अब आप एक घटनाक्रम देख रहे होंगे नेपाल का कि वहाँ पर बढ़िया उपद्रव हुआ है और अब सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। सरकार वहाँ से अब बदलने वाली है। मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था, 3-4 साल पहले बनाया था। उसमें था कि अब नेपाल वापस हिंदू राष्ट्र बनेगा। 2027 में फिर ऐसे योग बन रहे हैं। एक तो मैं पहले आपको बहुत सारे वीडियो बता रहा हूँ कि ये जो जितने भी देव स्थान हैं ये सब जागृत हो रहे हैं। और देव स्थान जागृत होते हैं तो क्या होता है, भूकंप आते हैं, पानी ज़्यादा आता है, प्रकृति स्थान परिवर्तन करती है। तो आपने नेपाल को देखा, काठमांडू में सिर्फ पशुपतिनाथ जी को छोड़कर बाकी सब कुछ हिल गया। 2 बार ऐसा भूकंप आया कि वहाँ पर पूरी प्रकृति में ही बहुत सारे परिवर्तन आ गए। तो एक तो संकेत काठमांडू से ही प्राप्त हुआ है, पशुपतिनाथ भगवान वहाँ पर जागृत हो रहे हैं। और जिस तरीके का अब वहाँ पर वापस मलिच्छ राज्य शुरू हुआ था, अब ये समाप्त होने को है। पहले वीडियो में मैंने यही उल्लेख किया था कि ये ओली जी की कुंडली ऐसी नहीं है कि बहुत अच्छे से आने वाले समय में सरकार चला पाएँ और स्थिति इनकी नेगेटिव रहेगी। पहले यदि हम काठमांडू की या नेपाल के हम पहले वाली कुंडली को देखते हैं तो उस कुंडली में 1767 के जब नेपाल की स्थापना हुई, उस समय के जो योग थे, धनु लग्न थी, दूसरे स्थान पर राहु थे, शनि सप्तम भाव में थे, केतु अष्टम भाव में, सूर्य मंगल बुध भाग्य स्थान पर, गुरु थे दसम भाव में, शुक्र थे एकादश भाव में और चंद्र थे द्वादश स्थान पर। तो ये जब योग बने और वहाँ पर 2019 से चंद्रमा की महादशा प्रारंभ हुई। तो चंद्र की महादशा, चंद्र अष्टम भाव के स्वामी हैं जो द्वादश भाव में विराजमान हैं, और शनि द्वितीय भाव के स्वामी हैं, ये मार्केश बने। तो जब वो स्थिति बनी तो वहाँ के जो नेगेटिव योग बने, उस नेगेटिव योग में शुक्र शनि का जो अंतर आया, उस अंतर में 2006 से 2009 तक की स्थिति रही। और उस बीच में इस नेपाल को जो हिंदू राष्ट्र का उसको उपाधि प्राप्त थी, वो हिंदू राष्ट्र से हटकर चीन के सहयोग से वापस वो सेकुलर राष्ट्र हो गया। क्योंकि चीन और वामपंथी तो कभी चाहते ही नहीं है कि हिंदुओं का कोई भला हो, और ये इनका एक अपना अलग ही षड्यंत्र, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके कुटुंब में शामिल हों। और ओली जी आए और उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं को करके उस हिंदू राष्ट्र को हटाकर सेकुलर राष्ट्र में कन्वर्ट कर लिया। जैसा हिंदू राष्ट्र जब भारत आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करवाने में अंग्रेज़ों को कोई दिक्कत नहीं आई, चीन मीन वालों को कोई दिक्कत नहीं आई। सेकुलरिज्म का चोड़ा ओढ़े हुए जो वामपंथी पड़े हुए थे, इन्हें भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में दिक्कत आई और उन्होंने भारत को सेकुलर राष्ट्र बनवाया। तो ऐसे ही उन्होंने नेपाल को भी सेकुलर राष्ट्र बना दिया। अब जो सेकुलर राष्ट्र बना वो बना था 28 मई 2008 को। 28 मई 2008 की कुंडली देखते हैं तो सिंह लग्न में बना है। लग्न में शनि विराजमान है, पंचम भाव में गुरु विराजमान है, छठे स्थान पर राहु विराजमान है, सप्तम भाव में चंद्रमा है, सूर्य बुध शुक्र दसम स्थान पर और मंगल केतु हैं द्वादश भाव में। और अभी 2015 से 31 तक गुरु की महादशा चल रही है। गुरु अष्टम भाव के स्वामी है, ये भी इनका मार्केश है। तो 2015 से यहाँ की स्थिति भी बिगड़नी शुरू हो गई। नेपाल के साथ अब स्थिति ये बनती है कि जैसे मैंने अभी आपसे उल्लेख किया कि पशुपतिनाथ भगवान जागृत हो चुके हैं, गुरु की महादशा चल रही है, और अभी जो अंतरदशा चल रही है, इस अंतरदशा में 2022 से लेकर 2 जुलाई 2025 तक तो ये जो अंतरदशा थी ये शुक्र की स्थिति रही। अब जो समय चला ये 2025 से लेकर 2031 तक, ये समय विभिन्न विभिन्न प्रकार के नेगेटिव समयों में से एक है। जैसे गुरु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चली, तो शुक्र की अंतरदशा, शुक्र इनके लिए ठीक स्थिति में था। तो 15 से लेकर 22 तक का जो समय रहा, नवंबर 22 तक, तो ऐसा ही रहा कि उतार चढ़ाव आते रहे और भारत से इसकी दूरियां लगातार बनती रहीं। और उस बीच में इसने 2-3 भूकंपों का 22 तक सामना भी किया। पशुपतिनाथ जैसे ही जागृत हुए तो नवंबर 22 के बाद सत्ता हिलनी शुरू हुई और ओली जी की स्थिति भी वहाँ बिगड़ी, आकस्मिक चुनाव कराने पड़े, परिस्थिति बेकार हुई। और अब फिर 19 जुलाई 25 तक जो शुक्र चला, फिर अब यहाँ 25 से 26 जो सूर्य आया है, तो फिर गुरु हैं अष्टम भाव के स्वामी और सूर्य हैं लग्न स्थान के स्वामी। लग्न स्थान के स्वामी होकर दसम भाव में विराजमान है और लग्न स्थान पर शनि विराजमान है।
अब इनके साथ स्थिति ये बनी 19 जुलाई 2025 के बाद मई 2026 के अंदर। अब इनको सूर्य चल रहा है, गुरु में सूर्य है और सूर्य इनका मारक बना हुआ है। तो यहाँ पर चुनाव होंगे, ओली जी की सरकार जाएगी, नई सरकार वहाँ पर स्थापित होगी और जो सरकार स्थापित होगी वो कठपुतली सरकार होगी, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उस सरकार के जब भारत के साथ संबंध सुधरने की बारी आएगी तो वहाँ चीन भी बिलबिलाएगा और अमेरिका भी बिलबिलाएगा, क्योंकि अभी अमेरिका की निगाह चीन के ऊपर है। तो कोशिश करेगा अमेरिका की जो स्थिति बांग्लादेश में उसने कर दी, जो स्थिति उसने पाकिस्तान में कर दी, वही स्थिति वो नेपाल में भी बना कर रखे, क्योंकि अमेरिका को अब खतरा दिखने लगा भारत से, जबकि भारत उसके लिए खतरनाक नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे पाकिस्तान में उसने अड़ी डाल दी, ऐसे कोशिश करेगा कि वो अड़ी नेपाल में डाले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि आने वाले समय में नेपाल की जो स्थिति है वो कुछ और होने वाली है भारत के साथ। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, ये सब भारत के अभिन्न अंग होने वाले हैं बहुत जल्दी, म्यांमार, तो काफ़ी सारी चेंजेस अब आने हैं। तो अभी की जो सरकार है उस सरकार की स्थिति बनती है कि मई 2026 से पहले जब तक सूर्य रहेगा तब तक वहाँ चुनाव होकर नई सरकार का गठन होगा, और जिस सरकार का गठन होगा वो भारत के साथ कदम ताल मिलाएगी, और सितंबर 2027 तक, चंद्र जब तक चलेगा तब तक स्थिति उनकी बेहतर रहेगी। लेकिन बड़ी कुल मिलाकर यूँ कहें कि तलवार पर चलने के जैसा उनके लिए होगा, तो 2 साल उनके लिए बहुत बेहतर नहीं होंगे। और सितंबर 27 के बाद जैसे ही मंगल आएगा, मंगल भाग्य का स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी है, सुख का स्वामी है और द्वादश भाव में विराजमान है। वहाँ जो फिर एक बार और तोड़ फोड़ मचेगी तो उसमें वापस ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो कुल मिलाकर ये समय जो आता है लगभग 2027 का आता है, सितंबर 27 के बाद हिंदू राष्ट्र बनने की इसकी स्थिति बनती है। और अभी की हम यदि गणनाएँ करें तो ओली की गणना के अनुसार जो वहाँ के प्रधानमंत्री अभी तक थे के.पी. शर्मा ओली जी, उनके मकर लग्न है, लग्न में शुक्र विराजमान है, सूर्य बुध राहु द्वितीय स्थान पर विराजमान है, गुरु तीसरे स्थान पर है, केतु अष्टम भाव में है, शनि भाग्य स्थान पर है, मंगल है दसम भाव में और चंद्रमा है द्वादश भाव में। और अभी इनको 2015 से 2034 तक शनि की महादशा चल रही है। तो ओली जी की जो कुंडली है उसमें जो शनि की महादशा आदि फलकारक है और आदि नुकसानदायक है, और अब इसका नुकसान शुरू हो चुका है 13 अगस्त 2025 से। 13 अगस्त 2025 से शनि में सूर्य शुरू हुआ है और सूर्य इनका मार्के से जुलाई 2026 तक। तो जुलाई 2026 तक चुनाव होते हैं तो ओली जी को बहुत बुरी मात खाने को मिलेगी। और अभी जिन जिन संगठनों के साथ साथ ओली जी ने सरकार बनाई थी वो सभी संगठन अब इस चुनाव में हारने वाले हैं। और आने वाले समय में ओली जी के लिए समय बहुत बेहतर नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर भी, नेपाल में रहने को लेकर भी और आने वाले समय में राजनीति को लेकर भी। तो अब इनकी राजनीति लगभग खत्म होने की स्थिति में है, क्योंकि सूर्य का चंद्र आएगा, चंद्र भी सप्तम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में विराजमान है, तो ये भी मार्के से। तो अभी इनको सत्ता में आने की स्थिति तो फरवरी 28 तक बिल्कुल नहीं बनती है। फरवरी 28 के बाद इनके योग बनते हैं, लेकिन तब तक की जो स्थिति होगी बहुत खतरनाक होगी, उसमें लंबे नुकसान की स्थिति, क्योंकि मंगल आ जाएगा और तब तक नेपाल हिंदू राष्ट्र भी घोषित हो चुका होगा। तो अब आने वाला समय ओली जी के लिए समापन का समय है, उनकी विदाई बेला है। जितना उन्हें करना था उतना उन्होंने कर लिया, अब तो जेल जाने की तैयारी उनकी दिखाई देती है, जो आने वाले 1-2 साल में फलित होगी। जैसी मंगल के अंदर से आएगी तो जेल के इनके योग प्रबल हो जाएंगे और नेगेटिव स्थिति इनकी बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर अभी जो योग बनते हैं नेपाल के, वो योग बहुत बेहतर अब नहीं हैं। यहाँ पर लोग कुछ कयास लगा रहे हैं कि अमेरिका का इसमें कुछ योगदान होगा, कुछ चीन के बारे में भी लगा रहे हैं। कारण है कि अभी सोशल मीडिया का बहाना लेकर जो स्टूडेंट्स ने वहाँ पर एक आंदोलन छेड़ा, उस आंदोलन में स्टूडेंट ही नहीं, उनके माता पिता, बड़े लोग भी शामिल हो गए। और ये एक राष्ट्रीय जो उनका मिशन था, ये बहुत ज़बरदस्त रूप धारण कर चुका और सरकार को भी हाथ धोना पड़ा। तो अभी जो स्थिति वहाँ चल रही है बहुत सकारात्मक स्थिति नहीं है। चुनाव की स्थिति आएगी, परिस्थितियाँ भी नेगेटिव होंगी और ऐसे समय में विदेशी दबाव आना, चीन का दबाव, अमेरिका अपने दबाव बनाने की कोशिश करेगा, लोग अपनी अपनी सरकारें बनाने की कोशिश करेंगे
वहाँ के राजा भी अपनी अलग स्थिति में आने को तैयार हैं। तो अभी भी वहाँ संशय की स्थिति है, राजा को बनाएं या चुनाव कराएं, या क्या स्थिति रहेगी, ये ऐसे योग इसमें दिखाई देते हैं। उसके पीछे कारण है कि मई 26 तक सूर्य चलेगा, तो ये संकेत विध्वंस के अधिक देता है, सकारात्मकता के कम देता है। तो ऐसे में जो सरकार बनेगी बहुत बेहतर सरकार नहीं होगी। वही सरकार आगे जाके मई 26 के बाद धीमे धीमे मजबूत होती जाएगी, और जो जनता चाहती है वो जनता अपने संकेतों में बताती रहेगी और ये परिवर्तन करते रहेंगे। और आने वाले समय में 2027 के बाद जो जनता वापस हिंदू राष्ट्र चाहती है वो वापस हिंदू राष्ट्र बनेगा। कारण था कि बहुमत में ओली आ गए और उन्होंने बहुमत के कारण हिंदू राष्ट्र को सेकुलरिज्म में कन्वर्ट कर लिया। तो जनता क्या करती, तो सामान्य जैसे भारत में सेकुलरिज्म का तमगा ओढ़ दिया। मैंने तो एक व्हाट्सएप पे देख रहा था, एक राष्ट्रपति ने तो राष्ट्रपति भवन में मस्जिद बनवा दी। तो कितना दुर्भाग्य है इस देश का कि राष्ट्रपति भवन में आप इतना बड़ा काम हो गया, कांग्रेस के शासन में लोगों को पता नहीं पड़ पाया। तो ऐसी स्थिति इन्होंने वहाँ भी कर दी कि ओली के थ्रू बैठकर सेकुलरिज्म बना दिया। और अच्छा भला जो नेपाल तरक्की कर रहा था, भारत से नेपाल के संबंध बिगड़वा दिए, स्थिति को बिगड़वा दिया, और आज नेपाल के यहाँ बेरोजगारी बढ़ गई, भुखमरी बढ़ गई, परिस्थिति नेगेटिव हो गई। तो जो स्थिति अब नेगेटिव है, आने वाले समय में भारत के साथ नेपाल के संबंध मजबूत होने वाले हैं। वहाँ की जनता भारत के साथ आने वाली है, और जिस प्रकार से पहले भारत भी हिंदू राष्ट्र था, नेपाल भी हिंदू राष्ट्र था, और आने वाले समय में ये स्थिति वापस निर्मित होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप 2027 का इंतज़ार करें, 2027 में सब कुछ अपना होगा। वहाँ जो बैठे हुए हैं पशुपतिनाथ जी, वो भी भारत का हिस्सा होंगे। कैलाश मानसरोवर के कैलाश जी, वो भी भारत का हिस्सा होंगे। और जितनी भी 52 शक्तिपीठ हैं वो समस्त भारत का हिस्सा होंगी। ऐसे संकेत 2027 से 2030 के अंदर प्राप्त होते हैं, और ये स्थिति घटकर रहेगी, इसमें कोई भी संदेह मुझे नहीं है। मेरे गणित पर पूरी स्थिति बनती है कि आने वाला समय सनातन का समय है, और ये समय अब शुरू हो रहा है नेपाल से, और नई स्थिति फिर वहाँ पर निर्मित होने जा रही हैं, जो भारत के लिए एक उत्तम भविष्य का संकेत प्राप्त करा रही हैं। मित्रों, यह था नेपाल के संदर्भ में। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।